नमस्कार। मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं का आज ये तीसरा भाग मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले दो भागों में हमने बुद्धि के संबंध में कुछ चर्चा की कि बुद्धि क्या है, इसका कहाँ उपयोग होता है, इसे कैसे मापा जाता है। इस अध्याय में बुद्धि के विभिन्न आयामों पर हम चर्चा करते हुए आज हम मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताओं के बुद्धि के अन्य आयामों पर चर्चा करेंगे और इसी आयाम के दरमियान हम देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत को और किन-किन विद्वानों ने किस तरह से विवेचित किया है। तो आज हम शुरू करते हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। इसे हम अपने स्लाइडों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत 1 मिनट में लूंगी। थोड़ी सी मैं इस स्लाइड को शुरू से कर दूं। हाँ, अब बेहतर है। गार्डनर एक बुद्धिवेत्ता थे। इन्होंने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व न होकर कई समूहों में विभाजित होता है, उनका अलग अस्तित्व होता है। कई प्रकार की बुद्धि मिलकर एक बड़े सिद्धांत को जन्म देती है, लेकिन बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है, तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी या कितनी होगी। गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ-साथ कार्य करती है। अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण योग्यताओं का प्रदर्शन करने वाले अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों का इन्होंने वर्णन किया और उसी आधार पर इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। हम इसे आगे देखेंगे। ये देखिए कि इन्होंने किस तरह से बुद्धि मैं बस ये चित्र इसलिए दिखा रही हूँ कि चूंकि मनोविज्ञान के हम शिक्षक और छात्र हैं, तो मनोविज्ञान थोड़ा ये जीव विज्ञान के नजदीक जाता है और बहुत कुछ हमारे व्यवहार मन की संरचना पर निर्भर करता है, तो हमें इसमें जाने की जरूरत पड़ जाती है। हम यहाँ देखेंगे कि बुद्धि के कितने उन्होंने जो 8 प्रकार दिए, उसे किस तरह से हम वर्गीकरण वर्गीकरण उसका हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ एक लिंग्विस्टिक बुद्धि होगी, यानी कि भाषागत बुद्धि। आगे भी हम देखेंगे ये भाषागत बुद्धि है। यहाँ देखिए ये शारीरिक गतिशीलता है, अंतर्वैयक्तिक है। इसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि है। यहाँ देखिए प्रकृतिवादी है और ये देशिक बुद्धि है। इसी तरह से हम आगे इसे विवेचित करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि भाषागत बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है। यह अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है, वे शब्द कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं, अपने मन में भाषा के बिंबों का निर्माण कर सकते हैं और स्पष्ट तथा परिशुद्ध भाषा का उपयोग करते हैं। लेखक, कवि, वक्ता जो भाषण देते हैं, उनमें ये बुद्धि बहुत हद तक पाई जाती है। यहाँ देखिए 2 बच्चे हैं, तो ये अगर वर्ड की अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो जो बच्चा ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर पाएगा, हम कहेंगे कि यह शब्दों के प्रयोग के मामले में बेहद स्मार्ट है। यहाँ देखिए, ये बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़कर उन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाषागत योग्यता में पढ़ना, शुद्ध-शुद्ध सुनना, फिर हमें उसे शुद्ध-शुद्ध बोलना, लिखना, बहस करना और डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श करना जैसी योग्यताएं आती है, जिसमें कि भाषागत बुद्धि प्रकट होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। वे अमूर्त तर्क लेते हैं और गणितीय समस्याओं के हल के लिए प्रतीकों का भी
अच्छे से प्रहसन कर लेते हैं। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं में इस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाने की संभावना रहती है। यहाँ हमने कहा कि अमूर्त विचार यानी कि जो आकार के रूप में नहीं है, जहां से आपकी दिमागी कसरत हो रही है, तो वो कोई आकार नहीं है, वो बस प्रक्रिया चल रही है, आपको सिर्फ उसका आभास हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ एक गणित का प्रश्न दिया हुआ है और इसे एक बच्चा हल करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ कुछ भी आपको मूर्त नहीं दिखेगा। ये गणित के सवाल को जो हल करने की प्रक्रिया चल रही है, वो उसके दिमाग में चल रही है, यहाँ हाथों में नहीं चल रही है। और उसके दिमाग में इसके समाधान की प्रक्रिया चल रही है और यह दिख रहा है कि वह इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यह अब इसे आते हैं कि अमूर्त रूप से तर्क, यानी कि हम अपने तर्क का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ देखिए कि ये शेप दिए हुए हैं, तो इस शेप की व्यवस्था से आगे क्या अर्थ निकलेगा। कुछ शेप हैं, उस अब इन शेपों को या इन आकृतियों को देखिए कि अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है और इनसे कुछ न कुछ अर्थ निकल सकता है। ये इस तरह के, अगर आपने कभी कोई प्रतियोगिता की परीक्षा दी होगी तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि कोई भी अंक दिया हुआ है तो इसका क्या अर्थ निकलता है, और कोई अंक अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये क्यों है, और ये सब मिलाकर एक क्या अर्थ निकालते हैं। देशिक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये बेहद जटिल है। यह मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति सरलता से देशिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकता है। अब जैसे देखिए विमान चालक है, तो विमान चालक को कैसे पता चलेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। एक नाविक है, आजकल तो दिशा सूचक यंत्र लगे रहते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब नाविक चला करते थे तो वो अपने अंदाजे से चलते थे कि सूर्य, तारे, चंद्रमा, उन्हें देखकर वो दिशा का ज्ञान किया करते थे और इसे उसी आधार पर अपने मंजिल तक पहुंचा करते थे। जैसे वास्तुकार हैं जो कि घरों की सज्जा का काम करते हैं, तो उनका कोई बंधा बंधाया नियम नहीं होता। वो घर देखते हैं और फिर उसी के अनुरूप अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं, एक बिंब बनाते हैं कि मुझे इस घर को इस तरह से सजाना है। मूर्तिकार है, तो मूर्ति कैसे बनेगी, वो जो बिंब है, वो जो प्रतीक है, वो जो इमेज है, वो उसके दिमाग में बनती है। संगीतात्मक, इस बुद्धि को रखने वाले लोग संगीत की रचना करने, उसे समझने की योग्यता रखते हैं। ये संगीत का सृजन भी कर सकते हैं, ध्वनियों को समझते हैं अच्छी तरह से, उसके साथ ताल की रचना अच्छी तरह से समझते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं भी होते हैं, या जो विकलांग व्यक्ति भी होते हैं, जैसे अंधे हैं या जिनकी श्रवण शक्ति थोड़ी कम है, वो भी संगीत की अच्छी समझ रखते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके फिल्म जगत में रविंद्र जैन थे, जिनकी संगीत प्रतिभा से सभी परिचित होंगे। वो अंधे थे और आप कहेंगे कि ये नए नए जमाने के बच्चे हो सकता है इसे ना जानते हो कि रविंद्र जैन कौन थे, लेकिन एक बहुत पुराना गीत भी है कि बुढ़ा जो देखन मैं चला, बुढ़ा न देखा कोई, कभी अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। या फिर एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, उसमें भी रविंद्र जैन का ही संगीत था। तो थोड़ा बहुत रविंद्र जैन के बारे में जानेंगे। तो ये तो मैंने एक जस्ट उदाहरण बताया कि एक इसी तरह विदेश में बिथोवन थे, जो कि देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके जैसा महान संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। तो ये एक क्षमता है जो आप, इसका पढ़े लिखे होने से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। आप नए जमाने में आपके राहत फतेह अली खान हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी सांगीतिक क्षमता पर उंगली नहीं उठा सकते। शारीरिक गति संवेदी, किसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्माण के लिए मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी पेशीय कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी कौशल कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो योग्यता है वो शरीर
के गति यानी कि हिलने डुलने, कुछ न कुछ उससे अर्थ निकलने के संदर्भ में यह योग्यता देखी जाती है। जैसे कोई धावक है, नृत्य करने वाले हैं, खिलाड़ी हैं, जिम्नास्ट हैं, इनमें इस बुद्धि की योग्यता ज्यादा रहती है। यहाँ देखिए, ये फुटबॉल का खिलाड़ी है, ये धावक है, ये नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ शारीरिक गतियों की के माध्यम से जो कहते हैं अभिव्यक्त, भावनाओं को अभिव्यक्त करना, इस अभिव्यक्ति की संभावना बढ़ जाती है और हम इसे शारीरिक गति संवेदी बुद्धि का नाम देते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं और ये शायद एक कोई डाइस है, ये डाइस के माध्यम से खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ दिमाग की बजाय हाथ पैर चलाने की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। अंतर्वैयक्तिक, इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणा या उद्देश्यों, भावनाओं एवं व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने में अति संवेदनशील होते हैं। मैं इस संबंध में यहाँ एक चित्र है, आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसमें अंतर्वैयक्तिक योग्यता है, वह किस तरह से दूसरों के साथ आसानी से अंतर संबंध स्थापित कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं। अब जैसे आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो अगर आप एक मनोवैज्ञानिक बनते हैं, एक काउंसलर बनते हैं, राजनीतिज्ञ, जो सोशल वर्कर होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, उनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि काफी उच्च सीमा तक पाई जाती है। अंतःवैयक्तिक यानी या इसे हम अंतरावैयक्तिक भी कहते हैं। इस योग्यता के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं कमजोरियों का ज्ञान और उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने का ऐसा कौशल सम्मिलित होता है जिससे वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। दार्शनिक जो लोग होते हैं वो किसी भी विषय पर बहुत चिंतन करते हैं। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति है, वो खुद सोच रहा है कुछ, यह व्यक्ति अपने तरीके से कुछ सोच रहा है, तो वो स्वयं के अंतरतम में किसी भी विषय पर, किसी भी घटना पर कई स्वरूप में, कई तरीके से सोचता है। इसे ही हम कहते हैं अंतरावैयक्तिक संबंध। प्रकृतिवादी, इस बुद्धि से तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण अभिज्ञता से है। अभिज्ञता यानी जानकारी। विभिन्न पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने में यह सहायक होती है। प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में भी यह बुद्धि सहायक होती है। शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी, इन लोगों में यह बुद्धि अधिक पाई जाती है। यहाँ देखिए, एक बच्ची है जो अपने पौधे को पानी देने जा रही है, तो जाहिर है जब तक इसके प्रति इस पौधे के प्रति इसे लगाव नहीं है या इसमें इसकी विशेषता इसे दिखती है, तभी यह इसकी देखभाल करने को तैयार होती है, जिससे कि उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है और हो सकता है कि इसमें ध्यान देते देते इससे प्रकृति के प्रति ज्यादा रुचि जाग जाए, तो ये आगे चलकर इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि की अधिकता पाई जाएगी। मैं इस अध्याय को आज यहीं पे अंत करती हूँ, थोड़ा समय लूंगी। मैं इस अध्याय को आज यहीं समाप्त करती हूँ। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं आगे अभी जो दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगी उसमें बुद्धि के और अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करूंगी। आज बस इतना ही, और जस्ट इसके बाद मैं तुरंत दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप जब भी वीडियो देखें तो आपका जो चैप्टर है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके एक पार्ट में 5-7 इतने तक वीडियो हैं। तो आप जब लगातार देखेंगे तो आपको वो एक सिलसिलेवार ढंग से दिखाई देगा। तो अभी बस इतना ही। नमस्ते।